नमस्कार, आप देख रहे हैं ENTV और मैं हूं आपके साथ कृतिका कटोच। हिमाचल में ड्रोन अब किसान, बागवान और रोगियों की सेवा के लिए तैयार है। हिमाचल सरकार ने नई ड्रोन नीति 2022 को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय शिमला स्थित राज्य सचिवालय में शिखर सम्मेलन में हाल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया फैसला प्रदेश में शाहपुर के अलावा 2 अन्य ड्रोन स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश में ड्रोन अब किसान, बागवान व रोगियों की सेवा के लिए तैयार है। हिमाचल सरकार ने नई ड्रोन नीति 2022 को स्वीकृति दे दी है। यह निर्णय शिमला स्थित राज्य सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश में शाहपुर के अलावा 2 अन्य ड्रोन स्कूल भी खोलने का निर्णय लिया गया है। नीति बनने से प्रदेश में ड्रोन परिवहन का वैकल्पिक माध्यम बनेगा। प्रदेश में उद्योगपति भी ड्रोन उद्योग के लिए निवेश कर सकते हैं। यह नीति ड्रोन के उपयोग से शासन एवं सुधार के आधार पर निर्मित एक समग्र ड्रोन इकोसिस्टम की परिकल्पना को साकार करती है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति, हिमाचल प्रदेश स्टार्टअप योजना, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क जैसे संस्थागत संयोजन के माध्यम से डिजिटल स्क्वाड अवसरों का उपयोग करना है। इसके अलावा विद्यार्थियों को ड्रोन क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना और कई सारे सक्षम प्रोजेक्ट से उपयोग करके रोजगार के अवसर सृजित करना है। ड्रोन रोगियों को घर पर दवा और किसान बागवानों को उनके खेत खलियान तक कीटनाशक और फफूंदनाशक दवा पहुंचाएगा। यदि आपका घर पर खाना बनाने का मन नहीं है तो ड्रोन खाना लेकर भी पहुंचेगा। खनन माफिया को पकड़ने के लिए भी ड्रोन उपलब्ध रहेगा। कांगड़ा जिला के शाहपुर में पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल खुल गया है। आने वाले दिनों में 2 दिने प्रशिक्षण स्कूल खुलेंगे। ड्रोन स्कूलों से 7 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022 की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी के लिए विभिन्न विभागों में समन्वय से राज्य के औद्योगिक विकास को सहयोग प्रदान करने की एक प्रभावशाली लॉजिस्टिक्स तंत्र की परिकल्पना को साकार करती है। इससे प्रधानमंत्री गतिशक्ति की जरूरत पूरी होगी। इसका उद्देश्य प्रदेश में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो, सामान्य सुविधा केंद्र, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, लॉजिस्टिक पार्क, ट्रक टर्मिनल, गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रयोगशाला इत्यादि विकास करने के लिए निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देकर राज्य में लॉजिस्टिक्स और अधोसंरचना को मजबूत करना है। धर्मशाला में पानी का टैंकर खाई में गिरने से चालक की मौत हो गई। चालक की पहचान चंबा जिला तहसील भरमौर गहरा निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। धर्मशाला में पानी का टैंकर खाई में गिर जाने से चालक की मौत हो गई। चालक की पहचान चंबा जिला तहसील भरमौर गहरा निवासी के रूप में हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पवन कुमार पानी का टैंकर लेकर मैक्लोडगंज से धर्मशाला की तरफ आ रहा था तो बाईपास रोड पर एपेक्स अस्पताल के नजदीक सड़क से दाएं नीचे ढांक में गिर गया। इस हादसे में चालक पवन कुमार की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीखड़ नामक स्थान पर मंगलवार सुबह सेना की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार कुल 24 बच्चों में से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं हादसा होते देख स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए और बच्चों को बस से बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर नैनीखड़ नामक स्थान पर मंगलवार सुबह सेना की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में सवार कुल 24 बच्चों में से 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। सड़क के बीचों बीच बस पलटने से NH पर जाम लग गया। वहीं हादसा होता देख स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुट गए और बच्चों को बस से बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में हादसा बस की ब्रेक फेल होने के कारण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार डलहौजी में सेना के विभिन्न स्कूलों के बच्चों का इन दिनों समर एडवेंचर कैंप चल रहा है। कैंप में शामिल कुछ बच्चों को लेकर सेना की एक छोटी सी बस स्वराज माजदा मंगलवार सुबह डलहौजी से बकलो की ओर जा रही थी। इस दौरान सुबह करीब 9:30 बजे बस जब नैनीखड़ के समीप पहुंची तो अचानक बस की ब्रेक फेल हो गई।
चालक ने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया, मगर बस नियंत्रण में नहीं आई। चालक ने बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए सड़क के किनारे की पहाड़ी से टकराकर रोकने का प्रयास किया। इस दौरान बस पहाड़ी से टकराने के बाद सड़क में ही पलट गई। हादसे के समय बस में करीब 24 बच्चे सवार थे, जिनमें से 4 बच्चों को इस हादसे में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त बस से निकाल लिया गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस व सेना के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में जुट गए। हादसे में गंभीर रूप से घायल 4 बच्चों को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल भेजा गया। गनीमत रही कि चालक ने ब्रेक फेल होने के बाद बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए पहाड़ी से टकरा दिया, अन्यथा बस के खाई में गिरने से एक बड़ा हादसा घटित हो सकता था। इसके अलावा अनियंत्रित बस करीब 100 मीटर की दूरी पर नैनीखट बाजार में पहुंच जाती तो यहाँ भी बड़ा नुकसान होने का भय था। उधर बस के सड़क में पलट जाने से एनएच पर यातायात जाम लग गया और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस कर्मचारियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को एक तरफ करवाकर यातायात व्यवस्था बहाल करवाई। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने कहा, प्रारंभिक जांच में हादसा बस की ब्रेक फेल होने के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि बस में 24 बच्चे सवार थे, जिनमें से 4 को गंभीर चोटें आई हैं। घायल बच्चों के उपचार के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल हादसे के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के लिए शिक्षा विभाग ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि खर्च करने के लिए नियम तय किए गए हैं। विद्यार्थी वित्तीय मदद का उपयोग केवल कोचिंग फीस देने के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए, इंटरनेट डाटा पर होने वाले खर्च, किताबें खरीदने के लिए कर सकते हैं। स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के लिए शिक्षा विभाग ने नियम में बड़ा बदलाव किया है। योजना के तहत विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की राशि खर्च करने के लिए नए नियम तय किए गए हैं। विद्यार्थी वित्तीय मदद का उपयोग केवल कोचिंग फीस देने के लिए, ऑनलाइन कोचिंग के लिए, इंटरनेट डाटा पर होने वाले खर्चे, किताबें खरीदने के लिए कर सकते हैं। मोबाइल फोन, आईपैड या लैपटॉप खरीदने के लिए इस राशि को खर्च नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी लघु अवधि की कोचिंग की फीस अदा करने और इस दौरान भोजन व आवास पर होने वाले खर्चे के लिए इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। खर्च होने वाली राशि की रसीद बिल सेवा प्रदाता या दुकानदार से लेना अनिवार्य है। 30,000 की अग्रिमी राशि चयनित विद्यार्थियों को दी जाएगी। उस राशि का स्कूल के मुखिया द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने पर अगली किस्त की मांग की जा सकती है। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। यदि विद्यार्थी बीच सत्र में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे योजना के तहत मिली पूरी राशि को वापस करना होगा। छात्र का पूरा सत्र सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई करना जरूरी है। यदि विद्यार्थी ऑफलाइन कोचिंग लेता है तो उसे नियमित तौर पर हर माह अपनी उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रधानाचार्य के पास जमा करवाना होगा। विद्यालय में 75% उपस्थित होना अनिवार्य है। जिन विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होगा वे पसंदीदा संस्थान में कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग पूरी होने के बाद विद्यार्थी किन किन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठे और उसे उत्तीर्ण किया, इसकी जानकारी भी निदेशालय को भेजनी होगी। योजना के तहत 10वीं बोर्ड की परीक्षा में पहले 100 स्थानों पर रहने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग के लिए 1-1 लाख रुपए की राशि सरकार की ओर से दी जानी है। हिमगिरी क्षेत्र के सुखधार में 6 पंचायतों के लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया। बता दें कि चुनाव क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर भाजपा कांग्रेस की, तीनों पार्टियों की कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। हिमगिरी क्षेत्र के सुखधार में 6 पंचायतों के लोगों ने 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर मीटिंग का आयोजन किया। आपको बता दें कि चुनाव क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए या फिर भाजपा कांग्रेस की, तो ये तीनों पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुट गए हैं। ऐसे में चुनाव क्षेत्र की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। 6 पंचायतों के लोगों का कहना है कि इस बार यशवंत खन्ना चुनाव कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़े। लोग 6 पंचायतों की, हिमगिरी क्षेत्र की 6 पंचायतों की मीटिंग का आयोजन किया गया और कम से कम
400 से 500 लोग इकट्ठे हुए हैं और हमारा मेन मकसद है कि आगे विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। और हम कांग्रेस पार्टी की ओर से इकट्ठे हुए हैं और 2, 3, 4 महीने के बाद जो चुनाव है तो हमारा यही मेन मकसद है कि हमारा कैंडिडेट यहाँ से विधानसभा के लिए जाए। लोगों का कहना है कि चुराह क्षेत्र में विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के द्वारा विकास का कोई कार्य नहीं किया गया है। हिमगिरी क्षेत्र के लिए कोई बड़ी सौगात विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने नहीं दी है। लोगों का आज भी पानी और शिक्षा के क्षेत्र में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। से आज 75 सालों में बहुत ही विकास नहीं हुआ और सभी पार्टियां आई, हमने हंसराज जी को भी जिताया लेकिन कुछ काम नहीं किया। और हम खन्ना साहब के बहुत धन्यवादी हैं जो इस लड़के ने इतनी बड़ी हिम्मत रखी है और इस लड़के के साथ हम तन मन धन से खड़े रहे। ऐसा कोई कारण नहीं है कि ये हार सकता है। इस लड़के को नहीं पता जितने भी कांग्रेसी लोग हैं तो उनसे हमारी डिटेल में बात होती थी कि भाई उस लड़के को आगे करो। ठीक है, इसने कुर्बानी दी है लेकिन ये वही हिमगिरी है जब हंसराज को जिताया था। आज वही हिमगिरी है इनको जिताएगी, जिसके कारण स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। फिलहाल आपको बता दें कि यशवंत खन्ना पेशे से एक अध्यापक हैं और लोग चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट मिले और इस बार विधानसभा चुनाव लड़े। जब लोगों से पूछताछ की गई वो क्यों यशवंत खन्ना को इतना पसंद करते हैं तो उन्होंने कहा कि यशवंत खन्ना पढ़े लिखे, ईमानदार और स्वच्छ छवि के इंसान हैं। अगर चुनाव कांग्रेस से उन्हें टिकट मिलता है तो वह कई वोटों से जीतेंगे और चुनाव में विकास के कार्यों को कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस हाईकमान उन्हें टिकट प्रदान करती है या फिर नहीं। फिलहाल स्थानीय लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। गांव की बात करते हैं, माननीय विधायक हंसराज जी, वो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई तक सीमित, जुमलेबाजी जो हम ग्राउंड लेवल पे देखें वो बिल्कुल जीरो है। बोलते कुछ है, करते कुछ और है जी। ठीक है, क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्याएं तो बहुत है। हमारे मतलब इलाके की बात करें तो मूलभूत सुविधाएं है ही नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब जो आदर्श गांव की बात करें वहाँ पे पानी तक नहीं है। ठीक है, हमारे ऊपर राले के गांव है, खटक्याले के गांव, वहाँ पानी नहीं होता, किलोमीटर दूर क्योंकि माल मवेशी होंगे आपके, है ना? फिर उसके बाद जंगलों में ले जाना पड़ता है, कभी दिक्कतें आती है लोगों को। अच्छा, तो सरकार प्रशासन से कभी अपील की आपने? नहीं, डीसी चंबा तक भी गए जी, फिर है ना? फिर क्या तक सिर्फ आश्वासन नहीं मिलते हैं, हो जाएगा हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ आज तक। तो इस बार 2022 के जो ये चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, किस तरह से आप लोग का रिएक्शन इस बार रहेगा? किस तरह का कैंडिडेट आप चाहते हैं? तो साफ है, देखो हमारा सपोर्ट यशवंत भाई जी के साथ है और हम उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा करते हैं कि हमारे इलाके के बारे में सोचेंगे। ENTV के लिए चुराह से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोटा थाना के क्षेत्र के तहत गांव डोला में जमीन विवाद में हुए झगड़े में व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान देशराज के रूप में हुई है। पुलिस ने महिला व उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में कोट थाना क्षेत्र के तहत गांव डोला में जमीन के विवाद में हुए झगड़े में व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान देशराज के रूप में हुई। पुलिस ने महिला व उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। नैना देवी गांव डोला में जमीन के विवाद को लेकर दो परिवारों में झगड़ा हो गया। मारपीट के दौरान एक पक्ष के लोग ने देशराज पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिवार के लोग उसे पंजाब के आनंदपुर साहब अस्पताल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया। उपचार के दौरान देशराज की मौत हो गई। मृतक देशराज बीबीएमबी में कार्यरत था। 2 साल पहले वह लाइनमैन के पद से रिटायर हुआ था। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक पक्ष की कुंती देवी, उसके बेटे पुनीत व कैलाश को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कई संदिग्धों की भूमिका सामने आ गई है। गोल्डी बराड़ से लेकर विश्नोई तक कई आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने में अपना योगदान दिया। अब जांच के बाद एक और नाम सामने आया है, जगरूप सिंह। जगरूप तरन तारण का रहने वाला है। पुलिस को उसके खिलाफ कुछ इनपुट मिले, जिसके आधार पर उसे पकड़ने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंची, वहां ताला लगा हुआ था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कई संदिग्धों की भूमिका सामने आ गई है। गोल्डी बराड़ से लेकर बिश्नोई तक कई आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम देने में अपना योगदान दिया है। अब जांच के बाद एक और नाम सामने आया है, जगरूप सिंह। जगरूप तरनतारन का रहने वाला है। पुलिस को उसके खिलाफ कुछ इनपुट मिले, जिसके आधार पर उसे पकड़ने की तैयारी थी, लेकिन जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंची, वहां ताला लगा हुआ था। अब पुलिस जगरूप को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन उसके परिवार ने मीडिया से बात करते हुए कई बड़े बयान दिए हैं। उनके मुताबिक 2017 में जगरूप सिंह को उसके परिवार के सदस्यों ने घर से बेदखल कर दिया था, क्योंकि वो नशा करने का आदी था और घर से ही पैसे चुराकर भाग जाया करता था। जगरूप सिंह की मां ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर उसके बेटे ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की है तो पुलिस उसका इनकाउंटर कर दे, उन्हें कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर उसके बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि गलत का परिणाम गलत ही रहता है। अभी पुलिस को जगरूप सिंह की तलाश है। घर पर नहीं मिलने के बाद दूसरी जगहों पर उसे ढूंढने की तैयारी है। वैसे पंजाब पुलिस ने सोमवार को केकड़ा नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उसने शूटर्स को वारदात वाले दिन न सिर्फ गाड़ी मुहैया करवा कर दी थी, बल्कि सिंगर की मुखबरी भी की थी। पहले वो फैन बनके मूसेवाले से मिला था, उसके बाद सेल्फी क्लिक की थी। फिर बाद में जब सिंगर अपने घर से बाहर निकला, केकड़ा ने शूटर्स को अलर्ट कर दिया और देखते ही देखते बीच सड़क पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कारण की बात करें तो दुश्मनी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इस हमले का मास्टरमाइंड कनाडा में बैठा गोल्डी बराड़ बताया जा रहा है। गोल्डी बराड़ जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का बेहद करीबी है। इन्होंने अपने दोस्त विकी मिद्दू खेड़ा की मौत का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया। मां कांगड़े वाली माता ब्रजेश्वरी देवी नगर कोट धाम में हजारों श्रद्धालु अपना शीश नवाते हैं। आज भी मां भगवती के पावन दरबार में हजारों श्रद्धालु नतमस्तक हुए। कोरोना के चलते मंदिर काफी समय तक बंद रहे। मंदिर के खुलने के बाद हजारों श्रद्धालु माता के मंदिरों में अपनी फरियाद लेकर आते हैं और मां भगवानी नगरकोट वाली उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मां कांगड़े वाली माता ब्रजेश्वरी देवी नगरकोट धाम में हजारों श्रद्धालु अपना शीश नवाते हैं। आज भी मां भगवती के पावन दरबार में हजारों श्रद्धालु नतमस्तक हुए। कोरोना के चलते मंदिर काफी समय तक बंद रहे। मंदिर के खुलने के बाद हजारों श्रद्धालु माता के मंदिरों में अपनी फरियाद लेकर आते हैं और मां भवानी नगरकोट वाली उनकी मनोकामनाएं पूरी करती है।
यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और भी कई जगहों से मां के पावन दरबार में श्रद्धालु आकर नतमस्तक होते हैं और मां भगवती से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और मां भगवती सबकी मुरादें पूरी करती हैं। गर्मियों का सीजन बढ़ने के साथ साथ ही मैदान तपते हैं, तो लोग ठंडे स्थानों में ठंडी छांव के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को खोजने के लिए निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अनगिनत ऐसे स्थान हैं जहां आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां गर्मी से राहत भी नहीं, एक सुकून भी मिलता है। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा और मंडी की सीमा पर उल्हा नदी के साथ बसे बरोट की। बरोट घाटी पर्यटकों को काफ़ी रास आती है। यहाँ मनाली और शिमला की तरह पर्यटकों की भीड़ नहीं होगी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। गर्मियों का सीजन बढ़ने के साथ ही मैदान तपते हैं, तो लोग ठंडे स्थानों में ठंडी छांव के साथ साथ सुंदर प्राकृतिक नज़ारों को खोजने निकलते हैं। हिमाचल प्रदेश में अनगिनत ऐसे स्थान हैं जहां आपको गर्मी से राहत मिल सकती है, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां गर्मी से राहत ही नहीं बल्कि एक सुकून भी मिलता है। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा और मंडी की सीमा पर उहल नदी के साथ बसे बरोट की। बरोट घाटी पर्यटकों को काफी रास आती है। यहाँ मनाली व शिमला की तरह पर्यटकों की भीड़ नहीं होगी। अगर आप बरोट नहीं गए तो समझ लो कई प्राकृतिक नज़ारों से रूबरू होने से महरूम रह गए हैं। मंडी जिला की चौहार घाटी का बरोट बहुत ही सुंदर व आकर्षक है, जो पर्यटकों को अपनी तरफ खींच रहा है। समुद्र स्तर से 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बरोट उहल नदी के साथ बसा छोटा सा खूबसूरत हिल स्टेशन है। इस स्थान को बिजली परियोजना के लिए उहल नदी पर बसाया गया था, लेकिन आज यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय पर्यटक स्थल बन चुका है। मंडी से करीब 80 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों से घिरा बरोट नेचर और एडवेंचर प्रेमियों के लिए एक सुंदर स्थल है। यहाँ पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती के बीच ट्रैकिंग से लेकर फिशिंग, कैंपिंग और साथ ही साथ रैंपलिंग का मजा ले सकते हैं। बिजली परियोजनाओं के लिए बरोट मशहूर है। बरोट में अंग्रेजों की ओर से बनाई शानन विद्युत परियोजनाओं का जलाशय भी है। साल 1925 में ब्रिटिश सेना के इंजीनियर कर्नल बंटी और मंडी के राजा जोगेंद्र सेन के बीच एक अनुबंध हुआ था, जिससे जोगेंद्र नगर की शानन और बसी जल विद्युत परियोजनाएं बनी हैं। बरोट पर्यटन स्थल अपने ट्राउट फिश फार्म के लिए भी जाना जाता है। इसका संचालन मत्स्य पालन विभाग कर रहा है। यहाँ हर साल मत्स्य आखेट प्रतियोगिता भी होती है। बरोट 278 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले नरगु वन्य जीवन अभयारण्य का गेटवे भी है। यहाँ पर विभिन्न जीव जंतु व पशु प्रजातियों का निवास है। सड़क मार्ग से पठानकोट मंडी राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मौजूद घटासनी स्थान से बरोट जाया जा सकता है। अगर दिल्ली से आ रहे हैं तो बाया कांगड़ा, बैजनाथ, पालमपुर होकर आप बरोट पहुंच सकते हैं। गग्गल हवाई अड्डे में उतरकर यहाँ टैक्सी व बस से यात्रा कर सकते हैं। बरोट के नजदीक हवाई अड्डा कुल्लू भी है। यहाँ से 108 किलोमीटर दूरी पर है। हवाई अड्डे से बरोट जाने के लिए बस और टैक्सी सुविधा उपलब्ध है। बरोट घाटी का नजदीकी रेलवे स्टेशन जोगिंदर नगर है, जहां से आनी से बरोट घाटी पहुंचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ये थी आज दिन भर की खास खबरें। देश दुनिया की खबरें पढ़ने के लिए ENTV की वेबसाइट entvhimachal.in पर लॉगिन करें। अपडेट्स के लिए ENTV का फेसबुक पेज लाइक करें। देखते रहिए ENTV। नमस्कार।